हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेबी क्लासेस। तो आज हम अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है या इकोनॉमिक्स क्या है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, या सब्जेक्ट मैटर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, या इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें, ऑलरेडी वैसे आप लोग 11th क्लास में ये पढ़ ही चुके हो कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, बट थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले। तो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था, बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या। तो कई डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स की इसमें पढ़ी थी कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ मनी, या हमने और भी अदर डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया था। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली बेटा जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है हमारा किससे, मनी से। यानी कि सब कुछ वो चीजें इसमें हम इंक्लूड करते हैं जो मनी से रिलेट होती है। यानी कि जो एक प्रॉपर जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में सबसे पहले दी गई थी, ये डेफिनेशन दी गई थी किसके थ्रू, जो प्रोफेसर प्रोफेसर एडम स्मिथ है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मनी की स्टडी करते हैं। यानी कि मनी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स है। लेकिन उसके बाद कई और डेफिनेशन आई, तो इसमें हमने वेलफेयर डेफिनेशन भी पढ़ी, देन उसके बाद हमने स्केर्सिटी डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया। तो धीरे धीरे जब ये मनी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया, तो हमको ये देखना पड़ा कि हमें ये जो इकोनॉमिक्स है इसको हम किसी पर्टिकुलर एक चीज में एक ही चीज को लेकर के स्टडी नहीं कर सकते। तो हमने इसका क्या कर दिया, कैटेगराइजेशन कर दिया। ठीक है, कैटेगराइज कर दिया इसको अलग अलग पार्ट्स में। तो बेसिकली जो स्कूल लेवल पे हम ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, टू पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप ऑलरेडी पहले 11th क्लास में अपनी पढ़ चुके हो, और दूसरा आता है यहाँ पर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, या क्या चीज हम इसमें स्टडी करेंगे, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में आगे अपने देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा पहले अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा सा समझ लें, शॉर्ट में इसको देख लें कि क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो ये मैक्रो वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, और ग्रीक वर्ड है वो मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज, इस मैक्रोज का मतलब होता है बेटा लार्ज। क्या मतलब होता है इसका, लार्ज। यानी कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जहां पर हम इकोनॉमी को क्या करते हैं, एज अ लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे ऐसे टर्म्स पढ़े थे जहां पर हम छोटी छोटी यूनिट्स की स्टडी करते थे, बट हम यहाँ पर उन छोटी यूनिट्स की स्टडी ना करके उन यूनिट्स को एज अ ग्रुप लेकर के, एज अ होल लेकर के पूरी इकोनॉमी की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको इसको डिस्कस करनी है और क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बोल रहा है, मैक्रो वर्ड्स कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैक्रोज मींस लार्ज। यानी कि जो ये एक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, उससे बना है ये मैक्रो वर्ड, इसका मतलब होता है लार्ज। तो यानी कि इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी which studies the behavior of the aggregates of an economy as a whole। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स थ्योरी का वो पार्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट्स। अब ये एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, तो एग्रीगेट्स का मतलब समझ लेना, एग्रीगेट्स का मतलब होता है टोटल, यानी कि कुल जिसको हम बोलते हैं, समग्र जिसको बोलते हैं। तो टोटल इकोनॉमी एज अ होल हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं किसी भी चीज की, जो भी एग्रीगेट्स यहाँ पर अभी हम आगे बात करेंगे उनकी क्या क्या चीजें हैं वो। तो एज अ इकोनॉमी में हम उसको क्या करते हैं, पूरी उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, या तो आगे बोल रहा है, जैसे बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी व्हिच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमी है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमी का जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी को लेकर के स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल लेकर के जिसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको देता हूँ, रिलेट कर लेना। और बेसिकली जो मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को यहाँ पर दूंगा वो एग्जाम्पल वो होंगे बेटा जो तुम देखते होंगे या तुमसे ही रिलेटेड होंगे, या तुम
उसको अपने डेली लाइफ में करते होंगे, लेकिन कभी तुमने उन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस तरीके से मैं तुमको यहाँ पर इकोनॉमिक्स को समझाऊंगा और बड़े ही लाइव एग्जांपल्स तुमको मैं दिया करूंगा यहाँ पर, ताकि इजीली तुम लोग अपने इस टॉपिक को क्या कर सको, रिलेट कर सको। तो जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हारी क्लास में, किसी क्लास में सपोज दैट 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स के किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए हैं, अलग अलग मार्क्स उन लोगों के आए हैं। तो अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझको क्या करना है, एक एक बच्चे के मार्क्स मेरे को काउंट करने हैं, कितने मार्क्स हैं, किस बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो वो जो इंडिविजुअल हम मार्क्स बेटा स्टडी कर रहे हैं, वो माइक्रो का कॉन्सेप्ट आता है। बट मैं बोलूँ कि पूरी की पूरी क्लास के मार्क्स की मेरे को स्टडी करनी है, पूरी क्लास का मेरे को देखना है, यानी कि पूरी क्लास के मार्क्स कितने गेन हो रहे हैं। तो वो चीज हम किस में देखते हैं बेटा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, यानी कि वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करें अगर इंडिविजुअल इनकम को, मैं बोलूँ कि कंट्री में इंडिविजुअल इनकम जो है, जो पर कैपिटल इनकम है वो कितनी हमारी, तो वो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट एक माइक्रो लेवल पे काम करता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट मैं जब बोलूँ कि हम पूरे देश की नेशनल इनकम देखते हैं कि कितनी नेशनल इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, तो बेटा वो मैक्रो का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैक्रो को डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर या स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हम स्टडी क्या करते हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है या स्कोप क्या है। ठीक है, हम किन किन चीजों को इसमें इंक्लूड करते हैं, किन किन चीजों के बारे में हमको जानने के लिए मिलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों के बारे में जानने को मिलता है, जैसे हमें एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी उनके बारे में जानने को मिलता है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करेंगे। यानी कि जितनी भी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है, उन सभी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। Second and most important thing is estimation of national income and related aggregate. It means कि इसके अंडर में हम national income की स्टडी करते हैं कि how to calculate the national income, what are the various methods to calculate the national income. national income क्या है, कैसे calculate करते हैं, कौन से method हैं, या aggregates कौन कौन से national income के, like GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, NDP क्या होता है, NNP क्या है, real GDP, nominal GDP, वो सब हम इसमें आगे स्टडी करेंगे फर्दर जब हम national income चैप्टर पढ़ेंगे। देन इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ मनी और बैंकिंग। ठीक है, मनी की जो स्टडी है कि मनी क्या है, मनी नहीं थी तो कैसे ट्रांजैक्शन होता था, मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, बैंकिंग सिस्टम कैसे आए, बैंकिंग सिस्टम का इतना एक्सपेंशन कैसे हुआ, क्या रिक्वायरमेंट होती है आज की डेट में बैंकिंग सिस्टम की, या किस तरीके से हमारा जो RBI है वो रेगुलेट करता है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को। सारी की सारी स्टडी हम इसमें आगे करने वाले हैं। इसके अलावा जो स्टडी करते हैं वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड चीजों को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं, ठीक, इसी से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, वो कैसे डिसाइड होता है, क्यों हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम आगे फर्दर अपने चैप्टर्स इसमें पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको है हमारा यह सब्जेक्ट मैटर है इसका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो बहुत सी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड मेजर टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ये हमको क्या करता है, ये हमको ये बताता है कि हम किस तरीके से कंट्री की जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि सिंपल बात में बात करें तो जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम है, हम कैसे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उस चीज के बारे में हमको नॉलेज प्रोवाइड करता है। देन इसके अलावा formation of government budget policies regarding control of inflation and deflation become easier with the help of various macroeconomics aggregate like government revenue, government expenditure, excess and deficit demand, etc. तो ये हमको ये बताता है कि जो गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट का फॉर्मेशन कैसे होता है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाया जाता है, गवर्नमेंट बजट को इंप्लीमेंट कैसे करती है, या जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उन पॉलिसीज को गवर्नमेंट कैसे बनाती है, गवर्नमेंट रेवेन्यूज क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, एक्सेस डेफिसिट डिमांड एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में क्या है ये इकोनॉमिक्स हमको बताता है। इसके अलावा इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल कंपैरिजन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, सरप्लस एंड डेफिसिट, BOP एक्सेट्रा।
ये हमको इंटरनेशनल कंपैरिजन जो होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट इतना हो रहा है, इंपोर्ट इतना हो रहा है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो भी इंटरनेशनल कंपैरिजन होते हैं हमारे दूसरी कंट्रीज के साथ में, उनसे रिलेटेड कंपैरिजन में भी क्या करता है, हमको हेल्प करता है। देन इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस है कि इट हेल्प टू कोऑर्डिनेट वेरियस पॉलिसीज एंड मेजर्स एट मैक्रो लेवल टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप एक्सेट्रा। ये हमको हेल्प करता है किस चीज में, कोऑर्डिनेट करने में, जो कि हम पॉलिसीज बनाते हैं टू रिमूव द इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशनरी, डिफ्लेशनरी गैप एंड एक्सेट्रा। तो जो भी ये प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उन पॉलिसीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, उन पॉलिसीज को बनाने में, कोऑर्डिनेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हमको हेल्प करता है। तो ये क्या है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 11th में पढ़ चुके हो, वहां पर भी तुमने डिफरेंस देखा होगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं इसको, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, 11th में भी और 12th में भी पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिस, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हम उसमें इंक्लूड करने वाले हैं, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग। तो मीनिंग की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। ठीक है, जैसे हम समझ सकते हैं, सपोज दैट कोई बहुत बड़ा बाग है, आम का बाग है सपोज दैट, जहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं। ठीक है, तो मैंगो ट्रीज जो हैं, अगर हम एक एक मैंगो ट्री की स्टडी करें कि एक पेड़ में कितने आम लग रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल ट्री की हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रो लेवल पे, तो वो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट होगा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बट हम बोले कि पूरे बाग में जितने पेड़ हैं उसमें कितने आम उग रहे हैं, तो हम पूरे के पूरे बाग की स्टडी कर रहे हैं, पूरे के पूरे उन पेड़ों की, उन ट्रीज की स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर टर्म्स की बात करें तो जैसे पहले बता दिया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से निकल करके बना है, मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, इसी तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो भी एक ग्रीक वर्ड ही है, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। जैसे कि हम फर्स्ट देख चुके हैं पहले कि स्मॉल यूनिट्स की, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। देन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी। ठीक है, कि स्टडी करने के मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, यानी कि किन चीजों के बेसिस में हम माइक्रो मैक्रो को स्टडी करते हैं। तो बोल रहा था मेन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सभी ने पढ़ा है, डिमांड और सप्लाई चैप्टर पढ़ा है, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, सबके बारे में स्टडी करी है। ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोल रहा है द मेन इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, वो मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। आगे हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसको डिटेल में। बट एग्रीगेट का मतलब फिर से याद रखना क्या होता है, टोटल। डिटर्मिनेंट क्या क्या है, तो बोल रहा प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने प्राइस रिलेटेड थ्योरीज हमने पढ़ी थी। ठीक है, चाहे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा हो, चाहे हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा हो, चाहे हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा हो, चाहे हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा हो, तो देखा होगा वहां सबको हमने किसके साथ रिलेट किया था, प्राइस के साथ में रिलेट किया था, कि प्राइस जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जितनी भी प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में। ठीक है, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, सब में प्राइस को ही हमने क्या किया था, एक मेन इंस्ट्रूमेंट लेकर के वर्क किया था या स्टडी करी थी। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि इनकम इज द मेन डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है मेन जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है इनकम। तो आगे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, चाहे वो नेशनल इनकम का वाला कॉन्सेप्ट हो हमारा, चाहे उसमें आगे हम बाकी जो चैप्टर्स हैं एडीएस पढ़े या डिटर्मिनेशन पढ़े, तो इनकम को हम क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट लेकर के इसकी स्टडी करेंगे।
देन अजम्पशन है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उस समय मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं उनको कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। तो मैक्रो वेरिएबल्स का मतलब है कि जो भी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो, चाहे वो हमारा एग्रीगेट डिमांड हो या एग्रीगेट सप्लाई हो, उन सब चीजों को हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक। इसी तरीके से जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जो माइक्रो वेरिएबल्स होंगे, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इंडिविजुअल डिमांड होगी, तो उनको क्या करते हैं, उनको कांस्टेंट मान करके चलते हैं, ठीक। मेथड ऑफ स्टडी अगर देखें कि किस तरीके की स्टडी करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब है कि ये पर्टिकुलर किसी एक इकोनॉमी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जो इक्विलिब्रियम हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसकी स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं उस एक पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी कर रहा है। या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स क्या है, पूरी इकोनॉमी में एक पार्ट है जिसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, ये है इट यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की बात करता है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, की कैसे पूरी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल बनता है या इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमाइन होता है, ठीक। तो ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम। देन अल्टरनेटिव मीनिंग क्या क्या है इसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज आल्सो नोन एज प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, ठीक है। ऊपर हमने देख लिया कि मेन डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस इज द मेन डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज आल्सो नोन एज इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी। ऊपर देख लिया था हमने क्या है, इनकम इज द मेन डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि इनकम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम डिटर्मिनेशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी नोट करना है तो आराम से आप इसको नोट कर सकते हैं, पूरे डिटेल में यहाँ पर मैंने ये डिफरेंस लिखे हैं, या बाकी चीजें भी मैंने यहाँ डिटेल में समझाई है।